अब देखो इस केस में ना मैं एक बहुत बड़ी प्लेन शीट ले रहा हूँ। प्लेन मतलब 2D है, पतली सी शीट है। अब वो शीट की कुछ भी शेप हो सकती है, मुझे नहीं पता। ठीक है। वो हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट हो जो बहुत बड़ा रेक्टेंगल हो, या बहुत बड़ी सर्कुलर शीट हो जिसको मैं साइड से देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, साइड से या थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से बना लेता हूँ मैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक हिस्सा कंसिडर हुआ है, उसमें कोई भी शेप हो सकती है। आप चाहो तो ये भी बना सकते हो, और अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना चाहो तो आप एक रेक्टेंगुलर शीट भी बना सकते हो, मर्जी आपकी, बनाओ। और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लो। एनसीईआरटी में जो एरिया कंसिडर किया है वो रेक्टेंगुलर शीट में रेक्टेंगुलर ही कंसिडर किया, क्योंकि प्लेन है। कोई एस सर्कल भी प्लेनर होता है, रेक्टेंगल भी प्लेनर होता है, ये सारे प्लेनर बॉडीज हैं, तो आप एरिया इसमें से छोटा सा कंसिडर करोगे वो कैसे, गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा सर्कुलर एरिया कंसिडर कर लिया, और इसमें मैं रेडियस भी नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका एरिया ही बोल रहा हूँ सीधा, कितना, ए। क्या हो गया, पक्का, ठीक है, ओके। अब जब मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ना, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रीजन कंसिडर कर। अब जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इसका, तो कैसे बनेगा कि इस रीजन के सामने मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इससे आर डिस्टेंस अवे होगा। अब इस पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे मैंने इस एरिया से आर डिस्टेंस अवे मैंने एक ये पॉइंट ले लिया। अगर मैं इस पॉइंट के जस्ट राइट वाला पॉइंट लूं तो वो भी तो इससे आर डिस्टेंस अवे होगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे इस बोर्ड के सामने तुमको वो दिख रहे हैं, ब्लाइंड्स लगे दिख, या वो वॉल दिख रही है। उस वॉल पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस बोर्ड से आर डिस्टेंस अवे होगा। उस पॉइंट के थोड़ा सा साइड में एक और पॉइंट होगा, वो भी तो इस बोर्ड से आर डिस्टेंस अवे होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहीं से आर डिस्टेंस अवे हो, यहां से भी तो आर डिस्टेंस अवे चलता है। बेसिकली ये जो डिस्टेंस बनाओगे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, वो दोनों का क्या रहेगा, आर रहेगा। तो मतलब उस दीवार पे ना एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस बोर्ड से आर डिस्टेंस दूर है। ये सबको बात समझ में आती है, ठीक है। उस लाइन के नीचे वाले जो पॉइंट्स होंगे, मतलब उसके नीचे वाली लाइन पे फॉल करने वाले पॉइंट्स, वो भी तो इस बोर्ड से आर डिस्टेंस अवे होंगे। क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कितनी टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फीट अप्रोक्सीमेटली। तो अगर इस बोर्ड से उस वॉल तक का डिस्टेंस 18 फीट है, तो उस वॉल पे फॉल करने वाले पॉइंट का, हर पॉइंट का, इस वॉल वाले हर पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब इस वॉल से डिस्टेंस कितना होगा, 18 फीट ही तो होगा। तो सामने वाला जो रीजन है ना, उस पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इससे आर डिस्टेंस अवे होंगे। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर किया है, वो क्या किया है, सर्कल कंसिडर किया है। अब मेरे को इससे बाहर नहीं निकलना। इस सर्कल की बाउंड्री पे के सामने एक एक आर डिस्टेंस वाला अगर मैं पॉइंट ले लूं, तो इन सब पॉइंट्स को जोड़ने, बाउंड्री उनको जोड़ने पे भी जो वो बनेगा, फिगर बनेगा, वो क्या बनेगा, सर्कल ही तो बनेगा। सर्कल के सामने सर्कल, स्क्वायर के सामने स्क्वायर, रेक्टेंगल और कंसिडर कर लो तो सामने रेक्टेंगल, और कुछ भी रैंडम कंसिडर कर लो तो यहाँ भी रैंडम बनेगा, लेकिन शेप बिल्कुल इसके जैसे। समझ में आया, इसलिए मैंने बोला आप कोई भी शेप कंसिडर कर सकते। एरिया कितना लिया मैंने, ए। तो इसके सामने जो रीजन बनेगा ना, गॉसियन सरफेस बनाने वाले हैं अब हम, इसके सामने जो रीजन बनेगा वो भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, आर डिस्टेंस अवे। अब ये वाली लेंथ आर है। अब तेरे को लगेगा ये सिलेंडर है, ये तेरे को सिलेंडर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने सर्कल कंसिडर किया है। अगर मैं वहां पे स्क्वायर कंसिडर करता ना, तेरे को क्यूब, एक क्यूबॉइड भी दिख सकता था। समझ आया। रेक्टेंगल में तो डेफिनेटली क्यूबॉइड बनता। कोई प्रॉब्लम। अब सोचो कि अगर इस शीट के ऊपर चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस हर तरफ से इसके अंदर आएंगी। पॉजिटिव चार्ज है तो हर तरफ से बाहर को जाएंगी। तो मतलब जो मैंने इधर फ्रंट पे कंसिडर किया है वैसी चीज तो इसके रियर पे भी तो होगी। समझ आ रहा है। तो मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है ये पीछे भी एक्सटेंड होगा, क्योंकि आर डिस्टेंस खाली आगे थोड़ी होगी। और ये जो छोटे छोटे सर्कल्स बने हैं, इनका भी एरिया कितना रहेगा, ए। समझ में आई बात।
गॉसियन सरफेस हमेशा डॉटेड या डैश लाइन से बनाना है। कंप्लीट करो इस फिगर को। है हम्म। दोनों का डिस्टेंस आर है। हाँ जी। दोनों का डिस्टेंस आ रहा है और दोनों जो गॉसियन सरफेस पूरा बना है, दोनों जो येलो फेसेस है उनका एरिया पे कितना है, ए है। ठीक है, तो लिखो जरा। कंसिडर एन इन्फिनाइट प्लेन शीट अंश। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी वो कौन सी वाली होगी? एरिया चार्ज, एरियल चार्ज। एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इन्फिनाइट प्लेन शीट हैविंग अ यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डेंसिटी। एकांक के एरियल चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सिग्मा। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है। फॉर क्या? हैविंग अ यूनिफॉर्म एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा। फुल स्टॉप, फिर लिखो फॉर a small area A on the sheet for a small area A on the sheet, the Gaussian surface the Gaussian surface extends on both sides with the base with the bases कर दो with the bases having the same area A, the same area A and the same shape as well, and the same shape as well. ठीक है। The electric field flows on both sides of the sheet and hits the bases only। मतलब जो येलो वाले दिख रहे हैं ना सर्कल्स, यही तो बेसिस हैं, खाली इनको हिट करेगी। मतलब इस बोर्ड से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सामने वाली दीवार को हिट करेंगी। ये जो लेंथ वाली जा रही है ना, ये जो लेटरल फेसेस हैं, इनको नहीं हिट कर रही, वो तो बिल्कुल सामने निकल रही है। यहाँ टेढ़ी लेफ्ट राइट नहीं हो रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही, बिल्कुल सीधी सीधी जाएगी, ऐसे सीधी सीधी पीछे जाएगी। हाँ। हाँ, तो वो सिर्फ इस सर्कल को और इस सर्कल को हिट करेगी। ठीक है, ये ऐसे टेढ़ी वेढ़ी नहीं जाएगी। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे लिखो। अगर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब डेरिवेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वही चीज, फ्लक्स इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस आप कितना भी बड़ा बना लीजिए, हकीकत तो यही है ना, रियलिटी तो यही है कि चार्ज सिर्फ इस शीट पे है, यानी जो आपने गॉसियन सरफेस लिया उसके सिर्फ इस रीजन के अंदर चार्ज, इस एरिया पे। अब इस एरिया पे आप एनक्लोज चार्ज ले लो क्यू, तो लिखो इफ क्यू इज दी charge held by the considered element
if q is the charge held by the considered element, then क्या लिखेंगे अब हम, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? सर हाँ जी। क्यू एनक्लोज क्यों नहीं लिखेंगे? ये तो भाई जनरल फॉर्मूला है ना, मैंने क्यू एन क्लोज की वैल्यू क्यू मानी हुई है डेरिवेशन। ओके। जी। किसके बाद सिर्फ क्या लिखा है, हिट्स द बेसिस ओनली है वो। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज और यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो एरिया है ना वो आगे भी हिट हो रहा है और पीछे भी हिट हो रहा है, तो इफेक्टिवली एरिया कितना हिट हो रहा है, 2a। इसलिए मेरे को यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। समझ आया? क्यों उधर के 2 आएगा, ये तो बेटा टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, तो ये दोनों एरिया का मिला के 2a आएगा। समझ आया? ये cos थीटा भी तो सिर्फ q by epsilon naught। अब ये cos थीटा तो ले रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकली सिर्फ ए एरिया को हिट किया, तो इससे जो इसका जो फ्लक्स आएगा वो तो सिस्टम का आधा फ्लक्स हुआ ना, तो जब तेरे को टोटल फ्लक्स चाहिए तो इस एरिया के साथ ये वाला फ्लक्स चाहिए। समझा? ठीक है। तो 2 EA cos थीटा हो गया। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं एरिया की, तो 2 इंटू ई तो निकालना है, ए कितना होगा, वो तो ए ही रहेगा, और cos आगे क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि जब मान लो इस रीजन से सपोज फ्लक्स निकला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी यहां से होते हुए मान लो ऐसे गई, और एरिया वेक्टर भी इस लूप का ऐसे ही गया, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। cos 0 कितना सर होता है, 1। हाँ जी। लेकिन वो शेप तो दोनों साइड है और दोनों साइड से आ रहा होगा तो दोनों नलिफाई नहीं हो जाएंगे? दोनों साइड से आ कहाँ रहा है, इधर से अगर जा रहा है तो इधर से भी तो जाएगा ही ना, एक ही टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो पॉजिटिव है तो सारा जाएगा, नेगेटिव है तो सारा आएगा। अगर जाएगा तो दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये टू नहीं, येलो वाले सर्कल से। मतलब, येलो वाले सर्कल से जैसे आपने दो फील्ड लाइंस दिखाई थी वैसे वहां पे भी तो आ रही होंगी दूसरे येलो सर्कल। अगर इस सर्कल की बात करूं भाई तो इससे ऐसे जाएगी और इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे जाएगा, तो इसमें भी तो cos 0 ही रहेगा ना, तो दोनों में cos 0 है, दोनों सेम ही तो है। ओके। समझ आया है? मैं क्वेश्चन हाँ समझ पाया जी। ना तुम्हारा? यही पूछ रहे थे, कुछ और पूछ रहे थे? नहीं, यही था। ओके। तो 2 EA cos 0 हुआ 1। अब यहां से E कितना आता है, E इज इक्वल टू क्यू बाय 2a और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू नहीं डाली है बाय द वे। क्यों? क्योंकि मैंने लिया ही उसका एरिया सीधा a ले लिया, पिछले केस में मैंने रेडियस वो लिया था, रेडियस लिया था, तो उससे एरिया निकालना पड़ा, मैंने पहले से a ले लिया तो एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब चार्ज पर यूनिट एरिया क्या था, सिग्मा। सिग्मा। तो यहाँ से क्या मिलता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लेन शीट की वजह से। समझ आया? तो दोनों तरफ लोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तुम्हें खाली एक पॉइंट पे बतानी है, तो मतलब एक ही तरफ बताना है, तो फील्ड का आधा होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? फिर वही अगर चाहो तो 4 पाई, इससे 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो 2 पाई इंटू 2 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। जब भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे होता है तो ऊपर के लिख देते हैं, तो क्या बनेगा, 2 पाई के सिग्मा। ये भी बोल सकते हो आप इसका एक्सप्रेशन। कैलकुलेशन कभी कभी आसान हो जाती है इससे, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है। क्या कोई कुछ रेपिटेशन चाहते हैं? नहीं, अभी तो है।